Hello everyone. Once again I am here. Today I am here to discuss the topic of 10th class, that is real numbers. अब ये रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स पे आने से पहले या टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा जो कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं. व्हाट अ नंबर सिस्टम इज. नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े हैं. क्या है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 so on, they are known as नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स के बाद आता है होल नंबर. होल नंबर में क्या होता है? ये सारे के सारे नेचुरल नंबर को कंसिस्ट करता है और इसके साथ इसमें जीरो इंक्लूड हो जाती है तथा काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो 0 1 2 3 4 so on are known as whole numbers. यहां पर इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर. नेचुरल नंबर छोटा है तो ये इसका सबसेट होगा होल नंबर का. होल नंबर के बाद आते हैं हमारे पास इंटीजर्स. इंटीजर्स द नंबर्स व्हिच लाई ऑन नंबर लाइन और द पॉजिटिव कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर इज नोन एज इंटीजर्स. तो नंबर लाइन आपने देखी है बेटा, पढ़ा है. नंबर लाइन पे जीरो आता है बीच में जिसको हम न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, जिसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर्स लाई करते हैं 1 2 3 4 so on अप टू प्लस इंफिनिटी जाते हैं इधर हम. और उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 so on अप टू माइनस इंफिनिटी तक नेगेटिव साइड में हम आते हैं. तो कलेक्टिवली जो पॉजिटिव साइड के हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और जो नेगेटिव साइड में है हमारे पास इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बड़ी बार ये क्वेश्चन ये रहता है कि जीरो क्या है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इट इज अ न्यूट्रल नंबर. ठीक है, इसको हम बेसिकली पॉजिटिव साइड ही लेते हैं. अब बात आती है इंटीजर्स के बाद एक रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या चीज है? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p over q. p over q provided q is not equals to 0. provided q is not equals to 0. फॉर एग्जाम्पल, इसको छोटे से एग्जाम्पल से सर इसको थोड़ा सा फास्टली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं. तो यहां पर हमारे पास q is not equals to 0, जिसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. आपके पास आ गया 3/2. फाइन. 4/9. ओके. 1/3. ये कुछ एक एग्जांपल है. अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज पूछेंगे आपसे, सर क्या 4 अगर हम एक होल नंबर या आप एक नेचुरल नंबर लेते हैं 4, तो व्हाट आर दिस 4 इज दिस अ रैशनल नंबर और नॉट? क्या मैं इसको p over q फॉर्म में लिख सकता हूं? तो यहां देखेंगे 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 where 1 is not equal to 0 नहीं है, तो hence it is a rational number. ये एक रैशनल नंबर है. 4 भी रैशनल नंबर है. इंपॉर्टेंट बात, डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं होना चाहिए. अब नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर. रैशनल और इरेशनल दो अलग अलग नंबर्स हैं. इरेशनल नंबर क्या है? द नंबर्स which are in the form of surds, which are in form of surds or are not in form of p over q. अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर p over q की फॉर्म में हम कैसे बता सकते हैं, या मैं बड़े बच्चों से जब भी डिस्कस करता हूं तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर जो नंबर अंडररूट में होते हैं वो इरेशनल होते हैं. बिल्कुल जी, अंडररूट के नंबर होते हैं इरेशनल, पर क्या अगर ये होते हैं तो अंडररूट 9 क्या इरेशनल है या नहीं है? अंडररूट 16 क्या इरेशनल है या नहीं है?
तो मैं कहूंगा √9 ये दोनों के दोनों इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि √9 को आप लिख सकते थे 3 और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। और अभी आपको सर ने बताया कि जब भी p ओवर q फॉर्म बनेगी तो वो रैशनल नहीं रहेगा, सॉरी इरेशनल नहीं रहेगा, वो रैशनल हो जाएगा। उसी तरह √16 को हम लिख सकते थे 4 और 4 को अगेंस्ट 4/1। तो ये फिर से यहां पे ये बात बड़ी क्लियर है, अंडर में बेशक वो नंबर होना चाहिए पर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, √5, √7, √11, √13, √15, ये वो नंबर्स हैं जो p ओवर q फॉर्म में भी नहीं है और अंडर, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना है तो अंडर में है और परफेक्ट स्क्वायर रूट इनका नहीं है, तब ये इरेशनल है। और द रैशनल और इरेशनल कलेक्टिवली इज नोन एज रियल नंबर्स, जो हमारा टॉपिक है। रियल नंबर कौन से नंबर हैं? द नंबर्स विच आर either rational or irrational are known as real numbers. So I am coming to topic now. हमारा जो रियल नंबर टॉपिक है 10th में, हम उसके ऊपर आ रहे हैं। नंबर सिस्टम आपको क्लियर हो गया, बेसिक सा मैंने इसमें आपके साथ डिस्कस किया है। आगे इसकी फर्दर जो है आगे हम आज जैसे जैसे स्टडी बढ़ेगी उसको आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को। अब मैं आ रहा हूं रियल नंबर्स के ऊपर। रियल नंबर्स क्या थे? मैंने कहा था नंबर्स विच आर ईदर रैशनल और इरेशनल आर नोन एज रियल नंबर्स। अब बात आ रही है कि यहां पर हम रियल नंबर्स का कौन सा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। व्हाट आर यूक्लिड डिवीजन लेमा सेज और व्हाट इट इज? सो बड़ा सिंपल है। यूक्लिड डिवीजन लेमा सेज for two numbers non-negative numbers a and b provided a greater than b। कोई मेरे पास दो नॉन नेगेटिव नंबर हैं a और b, तो सॉरी देयर एग्जिस्ट q and r सिंपल इज सच दैट, सिंपल याद रखना है आपने कि a इक्वल्स टू bq प्लस r, कॉमा 0 लेस देन इक्वल्स टू r, स्ट्रिक्टली लेस देन b। आपके पास अगर कोई दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं a और b, प्रोवाइडेड a इज ग्रेटर देन b है, तो देयर एग्जिस्ट, वहां पर एक नंबर एग्जिस्ट करेंगे दो q एंड r सच दैट a इक्वल्स टू bq प्लस r, where this q is known as quotient and r is known as remainder. This r is remainder. तो अब यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा है तो इसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी। एप्लीकेशन के पार्ट पे मैं आ रहा हूं कि व्हाट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, वेयर वी कैन यूज दिस। तो बेटा इस चीज को ध्यान में रखना, यूक्लिड डिवीजन लेमा इज वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट द HCF ऑफ, it is very useful to find HCF of two numbers। अगर आपको कोई दो नंबर्स दिए हैं उनका HCF निकालना है तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से हेल्प से वो HCF निकाल सकते हैं।
और 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 100% यहां से वन क्वेश्चन आता ही आता है कि फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स और गिवन नंबर्स विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हाउ इट वर्क्स, तो इसका वर्किंग रूल बता रहे हैं आपको सर। आपने ये वर्किंग रूल ध्यान में रखना है। वर्किंग रूल 3 स्टेप्स हैं बेटा, जिस बच्चे को ये 3 स्टेप क्लियर रहे उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और जो मर्जी क्वेश्चन आए वो इजीली उसको सॉल्व करने में सक्षम होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है बस ये 3 स्टेप। सबसे पहले राइट द गिवन numbers and apply Euclid's division lemma, that is a equals to bq plus r comma 0 less than equals to r strictly less than b। जैसे ही आपने स्टेप 1 अप्लाई किया आप ये चेक करेंगे कि आपका रिमाइंडर क्या है। इफ r इक्वल्स टू 0, अगर तो रिमाइंडर 0 है तो बड़ा सिंपल सा फंडा है बेटा जी, ये जो b होगा कॉमा डिवाइजर जो होगा b इज नोन एज HCF ऑफ गिवन नंबर्स। अब ये बात तो होगी, आप ये बोलेंगे सर आपने कहा कि अगर रिमाइंडर 0 है तब तो b आ गया, बट इन द केस इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पे बात अराइज होती है अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तब क्या होगा। तब पुत्र जी बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखना, आपने कुछ नहीं करना है। आपके पास जो b और r बचे हैं ये दो b और r, टेक B and R, यहां पर B क्या होगा, R से बड़ा होगा, एंड अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप फिर से B और R पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे एंड रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट R इक्वल्स टू 0। जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया तो जो डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर जो होगा नंबर का, दैट इज नोन एज HCF ऑफ गिवन टू नंबर्स। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, इसमें कोई क्वेश्चन को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ 3 स्टेप ध्यान में रखने हैं। स्टेप 1 गिवन नंबर्स को लिखो, उनमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करो। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल्स टू bq प्लस r। जैसे ही आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करा आप लोगों ने ये देखना है कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया तो फंडा क्लियर है कि HCF जो है वो b है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है उस केस में क्या है, उस केस में आपने अगेन B और R, फिर से फोकस कर रहा हूं मैं, B और R इन दोनों को लेना है, A और B कंसीडर करके यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से लगाना है। अब बेटा जी एक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बड़ी बार आया है, उस क्वेश्चन को यहां सर आपके साथ डिस्कस करेंगे और कुछ फिर होमवर्क के लिए आप उस वैसे प्रैक्टिस कीजिएगा। सो व्हाट द क्वेश्चन इज, फाइंड द HCF ऑफ 225 एंड 135। क्वेश्चन बड़ी बार बोर्ड एग्जाम में आता है। अगेन आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द very important question, find the HCF of 225 and 135 by यूक्लिड डिवीजन लेमा। सर ने शॉर्ट में लिखा है EDL। अब यहां पर देखिएगा बेटा, सबसे पहले आपको सर ने कहा था मैं यहां पे रखूंगा 3 स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। पहला स्टेप करेंगे अप्लाई EDL,
So solution is here we have 225 and 135. क्लियरली देखिएगा बेटा, 225 जो है वो 135 से बड़ा है ना, तो ये चीज A होगी और ये चीज B होगी। तो क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम लोग अप्लाई करते थे A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हम अप्लाई करेंगे A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो A ये है, तो इंप्लाइज देखिएगा 225, अब 135 से 225 को डिवाइड कीजिएगा, 135 वन जा 135, तो 225 में से 135 माइनस हुए, बैलेंस बचता है 0, यहां पे आपका होता है 90, तो प्लस 90। क्या मैं 225 को a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकता था? जी हां, जहां पर ये देखिएगा फिर से, ये a है बेटा जी, ये b है, ये q है और ये r। अब रिमाइंडर क्या है, मैंने कहा था स्टेप 2 में कि इफ r इज 0 और नॉट, तो देखिए r जो है 0 नहीं है, तो क्या है यार, r is not equals to 0। then again सर ने कहा था स्टेप 3 में सर ने बोला था कि आपने b और r दो चीजें लेनी है, उनके ऊपर फिर से ईडीएल लगाना है, मीन यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिएगा देन अगेन यहां पर b क्या है बेटा जी 135 और r क्या है 90, तो b और r के ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन फॉर b क्या है 135 एंड 90। ओके, तो इंप्लाइज क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मतलब इस केस में अब जो केस आया ये a हो गया और ये आपके पास b हो गया। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है जो सर यहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा 135 इक्वल्स टू 91 जा 90, 92 जा 180, ज्यादा होता है तो 135 में से 90 को माइनस करो, ये 5 बच गया आपका बैलेंस और ये 45 मीन रिमाइंडर आया पुत्र जी 45। अब यहां देखिएगा जैसे ही आपके पास 45, ये फिर से क्या है R, ये है A, ये है B और ये है Q, और अगेन R is here not equal to 0। तो फिर से वही चीज स्टेप 3 में अगर R नहीं है 0, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा, पर अब यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे लगेगा, ये जो B और R है आपके पास पुत्र जी, हम इनके ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा अगेन R is not equals to 0 and for क्या क्या नंबर दो आए 90 and 45 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिएगा क्या होगा, बड़े वाला a छोटे वाला b, तो ये a और ये b आ गया, तो क्या है 90 इक्वल्स टू 45 टू द 90 प्लस 0, रिमाइंडर हो गया यहां पे 0। अब देखो पुत्र, सर ने कहा था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता आपने स्टेप को कंटिन्यू रखना है। तो हियर हमारा काम कंप्लीट, हियर r इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही r 0 होता है, सर ने कहा था जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर b है, ये क्यों कोशेंट का तो कोई हमें मतलब ही नहीं है। तो देखो हियर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, हेंस 45 ब्रैकेट में b इज HCF of given two numbers। दो नंबर्स क्या थे बेटा 225 and 135।
सो सिंपल सी बात सर ने आपसे डिस्कस करी, आपने भी ध्यान में रखना है कि आपको एक प्रोसेस के तहत चलना है। ये जो 3 स्टेप है बस यही फॉलो करने हैं, बाकी आपको इससे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा अगर जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट दे रहा हूं यहां पर, बेटा ये चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई 2 नंबर्स दिए गए हैं, उनका HCF दिया गया है, तो आप उसका LCM निकाल सकते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अभी मैं इस फॉर्मूले को डिस्कस कर रहा हूं और कुछ आप इसके सिमिलर एग्जांपल्स घर में ट्राई कर सकते हैं। सो व्हाट दैट इज, नोट फॉर 2 numbers A and B, HCF of A and B into LCM of A and B equals to A multiplied by B। बड़ी सिंपल सी बात, कैसे याद रखेंगे, that is product of HCF and LCM of 2 numbers is equals to product of the numbers। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना है। और आज जो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके साथ एक्सप्लेन किया है, इसके सिमिलर एग्जांपल्स आप ट्राई करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।